हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएसटी रिवीजन सीरीज़। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिवीजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट। टाइम ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, जब भी हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं या कोई भी सर्विस लेने जाते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने पेमेंट किसी डिफरेंट डेट को किया, गुड्स हमारे पास किसी और दिन आया है और उसका इन्वॉइस किसी और दिन का है। तो टाइम ऑफ सप्लाई किस डेट को माना जाए, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सेक्शन 12 और सेक्शन 13 एक्ट में डाले गए हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक अमेज़ोन से क्या लैपटॉप ख़रीदा 50,000 का, जिस पे मैंने 9,000 का क्या किया, जीएसटी पे किया। अब मैंने पेमेंट कितनी तारीख को कर दी थी? पेमेंट मैंने 28 मार्च को कर दी थी 2023 में। अब मेरे को ये लैपटॉप रिसीव हुआ, डेट ऑफ गुड्स रिसीव, ये जो मेरे को लैपटॉप रिसीव हुआ 4 अप्रैल 2023 को रिसीव हुआ। और डेट ऑफ इनवॉइस जो थी ना, डेट ऑफ इनवॉइस है आपकी 29/3/2023। अब इनमें से किस डेट को हम मान लें कि टाइम ऑफ सप्लाई आ रही है? टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी उस दिन जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी। उस महीने की जीएसटी रिटर्न में आपको उस सेल्स को अपनी को दिखाना होगा। तो अमेजोन से जो सप्लायर ये लैपटॉप को बेच रहा है तो वो अपना ये 9,000 का टैक्स कौन से टैक्स पीरियड में जमा कराए? मार्च वाले टैक्स पीरियड में जमा कराए या फिर अप्रैल वाले पीरियड में डिपॉजिट करे? तो उसी के लिए ये प्रोविज़न एक्ट में डाले गए कि आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है। सेक्शन 12 और सेक्शन 13, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ काफ़ी ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। इसमें 3 सेक्शन है, 12, 13 और 14। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से डील करता है और सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से डील करता है और सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से डील करता है। ठीक है, सेक्शन 12 क्या बोलता है? गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा ये सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ए गुड्स शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। और सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ए फॉरवर्ड चार्ज शैल बी द डेट ऑफ इनवॉइस। अब डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगी आपकी? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट, जब तक आपको सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ये लिमिट रहेगी, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस को ही मान लिया जाएगा जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया। गुड्स रिसीव कब हुआ और पेमेंट कब रिसीव हुई आपको उससे मतलब नहीं है फॉरवर्ड चार्ज के केस में, गुड्स के केस में। ठीक है, जिस दिन भी आपको डेट ऑफ इनवॉइस जो होगी उसी को हम क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन कब? और वो डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगी? एक्चुअली जिस दिन आपने इनवॉइस इशू कर दिया या फिर लास्ट डेट जब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 31 क्या बोलता है? टाइम लिमिट फॉर इशूएंस ऑफ इनवॉइस। ये एक टाइम लिमिट बताता है इनवॉइस इशू करने की गुड्स के केस में। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सपोज करो आपने फ्रिज ऑर्डर किया एक दुकानदार से, अब वो गुड्स क्या हुआ, वो फ्रिज वो आपको डिलीवरी करवा के देगा, उसको अपनी दुकान से रिमूव करने से पहले या फिर रिमूव करते टाइम उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो वही टाइम लिमिट है इनवॉइस इशू करने का। लेकिन दूसरे अगर अदर केसेस में क्या होगा? अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में क्या होगा? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपेंट। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब कुछ गुड्स और सर्विस कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे आपको टाइम लिमिट क्या रहेगी इनवॉइस इशू करने की? वेयर द सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और पेमेंट रिसीव। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा? आप हर महीने पे कुछ ना कुछ उसको अकाउंट्स स्टेटमेंट दे रहे होंगे कोई ना कोई इनवॉइस की, या फिर उसकी बिलिंग दे रहे होंगे या पेमेंट ले रहे होंगे हर महीने पे। तो उस पेमेंट को लेने से पहले या स्टेटमेंट को इशू करने से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब मूवमेंट का मतलब समझो, मूवमेंट क्या होता है? ऑन एग्जांपल देता हूँ मैं, एक ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक रिटेलर है, मिस्टर आई एक कस्टमर है जो बाय करते हैं टीवी, फोन, लैपटॉप में से कुछ भी फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ऑन 12 दिसंबर 2020 एंड सप्लायर जेठालाल डिलीवर गुड्स ऑन 15 दिसंबर 2020। इन दिस केस इनवॉइस कैन बी इशूड बिटवीन 12 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में आपको इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। लेकिन 15 दिसंबर के
पहले करना पड़ेगा, 15 दिसंबर के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि जेठालाल ने गुड्स को डिलीवर मतलब रिमूव कर दिया अपनी दुकान से 15 दिसंबर को। अब एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, होल सेलर टू रिटेलर। MK जैकेट्स का एक जैकेट बनाने की कंपनी है, सेल करती है 10,000 जैकेट टू द रिटेल शॉप। रिटेलर शॉप को 10,000 जैकेट बेचती है 12 दिसंबर 2020 को। ऑन सेम डे डिलीवरी भी कर देती है, ठीक है, शॉप पे ही सेम डे डिलीवरी भी कर देती है। पेमेंट रिसीव होती है आपको 30/11/2020, यानी कि पेमेंट आपको पहले ही आ गई है। डेट ऑफ इन्वॉइस क्या रहने वाली है इसमें, 31/1/2021, और आपने इन्वॉइस इशू किया है 31 जनवरी को। अब इन दिस केस टाइम ऑफ सप्लाई लिखा है, आपको इस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है। डेट ऑफ इन्वॉइस क्या है, 31/1/2021। इसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या केस गुड्स का है, ठीक है, गुड्स का केस है, और फॉरवर्ड चार्ज का है केस है। तो डेट ऑफ इन्वॉइस क्या रहने वाली है आपकी, टाइम ऑफ सप्लाई रहने वाली है। और डेट ऑफ इन्वॉइस क्या रहती है, एक्चुअली जिस दिन इन्वॉइस इशू किया और लास्ट डेट जिस दिन उसको इशू कर देना चाहिए था। तो इन्वॉइस की डेट क्या है, 31/1/2021, और लास्ट डेट जिस दिन इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग वो है 12 दिसंबर 2020। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी आपकी 12 दिसंबर। इस केस में एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज फॉर ए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो टैक्स पे करता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, उसके लिए क्या रहेगा, ये डेट ऑफ इन्वॉइस के साथ साथ एक चीज़ और आ जाएगी, डेट ऑफ पेमेंट भी आ जाएगी, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर वाला प्रोविजन आ जाएगा। डेट ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एडवांस अप टू 1000 टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी डेट ऑफ इन्वॉइस। लेकिन 1000 तक के एडवांस के लिए क्या कर सकते हो आप, डेट ऑफ इन्वॉइस को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हो। सेक्शन 12 के मैंने आपको दो सेक्शन पढ़ाए, दो सब सेक्शन पढ़ाए। सब सेक्शन 1 ने बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ये वाला सेक्शन लगेगा। तो सेक्शन 12 ने बोला टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज क्या रहने वाली है, डेट ऑफ इन्वॉइस, या तो जिस दिन आपने इन्वॉइस को एक्चुअली इशू कर दिया या फिर जिस दिन आपका इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 के टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। इन दोनों से जो भी पहले वाली डेट है ना उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 31 ने बताया कि टाइम लिमिट क्या है इशू करने की, इन्वॉइस अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स का तो आपको रिमूव करने से पहले गुड्स को इन्वॉइस इशू कर देना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, गुड्स की डिलीवरी करने से पहले या कस्टमर को अवेलेबल कराने से पहले उसका इन्वॉइस दे देना है। और कंटिन्यूस सप्लाई करते हो आप, टाइम लिमिट उसमें क्या रहने वाली है, इन्वॉइस इशू करने की, कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स करते हो तो जब भी आप सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है उस केस में, तो इन्वॉइस आपका इशू हो जाना चाहिए जब भी आपने वो स्टेटमेंट इशू किया या पेमेंट रिसीव की। और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के केस में सेम यही रहेगा, लेकिन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन 1000 तक के जो एडवांस है उनके केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट यानी कि एडवांस के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई मतलब एडवांस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई तभी आएगी जब उसका इन्वॉइस इशू हो जाएगा। सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाई, ठीक है, ये रेसिपेंट के लिए निकलेगी, वो सप्लायर के लिए निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए आएगी, रेसिपेंट पे आती है तो रेसिपेंट के लिए आएगी। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इन्वॉइस ऑफ डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड डेट ऑफ पेमेंट मेड। जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गया या फिर जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, या फिर 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस, या फिर आपके इन्वॉइस इशू करने के बाद जो 31st डे आएगा, इन तीनों डेट में से जो भी पहली डेट आएगी ना वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई रह जाएगी। रिवर्स चार्ज के केस में रिवर्स चार्ज किसका, गुड्स का। और डेट ऑफ पेमेंट मेड क्या रहने वाली है, पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन आपने पेमेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया यानी कि, और डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट, और या फिर जिस दिन आपके बैंक से पैसा चला गया विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट हम किसको मानेंगे, या तो अपनी बुक्स में आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया पेमेंट को, या फिर आपके बैंक से पैसा डेबिट हो गया। इन दोनों में से जिस भी डेट को जो पहले हो गया वो डेट ऑफ पेमेंट मान ली जाएगी। उसके बाद 31st डे देखेंगे हम डेट ऑफ इन्वॉइस से। इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले होगा, जो भी डेट पहले आएगी वही टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी आरसीएम के केस में। तो क्या वो 3 डेट है, जिस दिन आपका गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन आपने पेमेंट कर दी, या फिर जो भी 31वां दिन आया आपके इन्वॉइस इशू करने की डेट से। इन तीनों में से जो भी पहले वाली डेट आएगी उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको गुड्स रिसीव हो गए 15 दिसंबर को और आपने पेमेंट कर दी थी, पेमेंट करिए 29 दिसंबर को।
अब देखो, आपने बुक्स में तो पेमेंट को 29/12 को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आपके बुक बैंक से एक्चुअल में कब कटी है वो पेमेंट? 2 जनवरी को। तो हम क्या लेंगे? विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी डेट पहले आई वो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले रखी है 29 दिसंबर। अब आपने इन्वॉइस कब इशू किया? डेट ऑफ इन्वॉइस क्या है? आपने 1 जनवरी को इन्वॉइस इशू किया। अब 31st डे निकालना है आपको इनमें से। डेट ऑफ इन्वॉइस से क्या रहने वाला है? 1 फरवरी जो आएगी ना 2021 की, वो इसका 31st डे रहेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या रहने वाली है? ये वाली डेट और ये वाली डेट में से जो भी पहले डेट आ रही है वो रहने वाली है, यानी कि तो टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या रहने वाली है? 15/12/2020, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गए या आपने पेमेंट कर दी, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो इन सब में से पहले जो वाली सबसे पहले वाली डेट क्या है? 15 दिसंबर। तो यही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अब सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है? अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर को इशू करते टाइम ही हमें पता था कि वो किस गुड्स के अगेंस्ट में रिडीम होने वाला है, तो उसकी जो डेट ऑफ इशू है वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अदरवाइज अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वाउचर किस गुड्स के अगेंस्ट में रिडीम होगा, तो डेट जिस दिन आपने रिडम्पशन करवाओगे उसको वो डेट आपकी डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? रेसिडुअल केसेस में अगर ऊपर वाले जो प्रोविजन है रिवर्स चार्ज वाला, फॉरवर्ड चार्ज वाला और वाउचर्स वाले के अलावा भी किसी केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है हमें गुड्स की, तो कैसे निकालेंगे? वेयर असेसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। अगर असेसी को रिटर्न फाइल करने की नीड थी तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल किया वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और इस केस में अगर कोई दूसरा केस है उसको रिटर्न फाइल नहीं करनी है, जिस दिन उसने टैक्स पे किया वही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो रेसिडुअल केस में हमने देख लिया, अगर असेसी को रिटर्न फाइल करने की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल किया वही ड्यू डेट जो है उसकी रिटर्न की वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अदर केस में जिस दिन उसने टैक्स की पेमेंट कर दी वही टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी गुड्स की केस में, ठीक है। और सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट लेट फीस चार्ज फ्रॉम कस्टमर। आपने कस्टमर का कोई गुड्स बेचा और उसने पेमेंट करने में लेट कर दिया, पेमेंट करने में देर कर दी, तो आपने उससे इंटरेस्ट या फिर लेट फीस चार्ज करी, तो उस पर आप क्या, उस पर जो जीएसटी आएगा उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है? व्हेन सच इंटरेस्ट लेट फीस रिसीव्ड, जब भी आपको इंटरेस्ट और लेट फीस आपको रिसीव हो जाएगा वही दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 12 खत्म हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सेक्शन 12 बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें हमने देखा कि ये वाला सेक्शन सबसेक्शन 1 बोलता है ये वाला सेक्शन बताएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसेक्शन 2 ने बोला कि फॉरवर्ड चार्ज जहाँ पे लगेगा वहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहने वाली है? जिस भी दिन आपने इन्वॉइस इशू किया रहेगा उस दिन की हम डेट मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और वो इन्वॉइस की डेट क्या रहने वाली है? तो एक्चुअली आपने जिस दिन इशू कर दिया तो ठीक है, अगर लेट किया है तो जिस दिन आपको इशू कर देना चाहिए था वो वाली डेट मान लेंगे हम डेट ऑफ इन्वॉइस, और वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप टैक्सेबल पर्सन कौन से हो? कंपोजिशन टैक्सेबल पेबल हो, टैक्सेबल पर्सन हो, तो डेट ऑफ इन्वॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर वाली डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, यानी कि एडवांस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन एडवांस अगर 1000 तक है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले सकते हो आप? इन्वॉइस जिस दिन इशू किया आपने वो वाली ले सकते हो। अब हमने देखा ऊपर कि लास्ट डेट क्या रहेगी इन्वॉइस इशू करने की। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जिस दिन आपने उसको रिमूव कर दिया गुड्स को अपने गोडाउन या फिर शॉप से, तो उससे पहले या उस तक आपको इन्वॉइस इशू कर देना। अदर केस में आपने जब भी गुड्स की डिलीवरी करी या रेसिपेंट को अवेलेबल करवा दिया वो गुड्स, वो उस टाइम तक आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हो गुड्स के लिए, तो जिस भी दिन आपने स्टेटमेंट को इशू किया होगा या फिर सक्सेसिव पेमेंट रिसीव हो रही होंगी आपको, तो इन्वॉइस आपको कब इशू कर देना? उस स्टेटमेंट को इशू करने से पहले या फिर पेमेंट रिसीव करते टाइम। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखे थे 1-2, फिर हमने सबसेक्शन 3 पढ़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का रहने वाला है। तो हमने देखा टाइम ऑफ डेट ऑफ गुड्स रिसीव, डेट ऑफ पेमेंट मेड, जिस दिन आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी को हम कौन सी डेट मानेंगे कि जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया? जिस दिन आपने बुक्स में अपनी पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया या फिर आपके बैंक से वो पैसा कट गया, उन दोनों डेट में से जो भी पहले डेट आएगी वही डेट मान ली जाएगी पेमेंट की डेट, या फिर इन्वॉइस की डेट से जो 31st डे आएगा वो। इन तीनों डेटों में से जो भी पहली डेट आएगी उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे आरसीएम के केस में 31st डे, ठीक है।
और सबसेक्शन 4 में हमने पढ़ा वाउचर्स के केस में क्या रहने वाली है, वाउचर्स एंड कूपन्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है। अगर वो वाउचर इशू करते टाइम हमें पता था कि वो किस सप्लाई के अगेंस्ट में, किस गुड्स या फिर सप्लाई के केस में रिडीम होगा, तो डेट ऑफ इशू ही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर हमें आइडेंटिफाइबल नहीं है कि वो किस गुड्स के अगेंस्ट में रिडीम होगा, तो जिस दिन हमने उसको रिडम्पशन करवाएंगे वाउचर और कूपन को, तो वही दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अदर केसेस यानी कि रेसिडुअल केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है। अगर रेसिपेंट को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, तो जिस दिन ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का, वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अदर केसेस में जिस दिन उसने पेमेंट कर दी टैक्स की, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सबसेक्शन 6 ने बोला टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट और लेट फीस जो आपने अपने कस्टमर से चार्ज किया डिले पेमेंट के लिए, उस केसेस में जिस दिन आपको इंटरेस्ट और लेट फीस रिसीव हो जाएगा, उस दिन को हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 13 क्या बताता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो भी सर्विसेज की टाइम ऑफ सप्लाई है वो हम बताएंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो जिन पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है उसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी वो मैं बताऊंगा। तो वो बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई पता करने से पहले आपको एक चीज़ पता करनी पड़ेगी कि आपने इनवॉइस जो इशू किया है, जो अपने सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू किया, वो जो सेक्शन 31 की लिमिट दी हुई है उसके विद इन कर दिया या उसके बाद किया है। तो अगर विद इन कर दिया है तो आपको करना पड़ेगा जो भी आपकी डेट इनवॉइस की डेट है वो ले लो, और जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई है वो ले लो। इन दोनों में से जो भी पहले वाली डेट है ना, वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। क्योंकि सर्विसेज के केस में क्या होता है, एडवांस पे भी आपको जीएसटी पे करना होता है, तो इसलिए यह सब जगह रहने वाला है। क्योंकि सर्विसेज के केस में एडवांस पे भी सरकार टैक्स मांगती है। अब सपोज करो कि आपने जो 31 के अंदर लिमिट दी हुई है इनवॉइस इशू करने की सर्विसेज के केस में, उसके अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है, जिस दिन आपकी कंप्लीशन होगी ना सर्विसेज, जिस दिन आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई, वो डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस भी दिन आपको पेमेंट रिसीव हो गई, विच एवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस वाली डेट और डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी पहले आएगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर आपने इनवॉइस बाद में इशू किया, मतलब टाइम लिमिट के बियॉन्ड इशू किया, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेंगे और डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस लेंगे, दोनों में से जो भी पहले आएगी वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब टाइम लिमिट पढ़ते हैं हम 31 के अंदर सर्विस के केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या दी गई है। तो इसने बोला ऑन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, बट या तो सर्विस कंप्लीट होने से पहले इशू कर दो इनवॉइस, या फिर बाद में भी इशू कर दो, लेकिन 30 दिन के अंदर, सर्विसेज जिस दिन आपकी कंप्लीट हुई है उसके 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, अगर आपने इनवॉइस अपनी सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर इशू कर दिया तो ये वाला केस लगेगा, अगर 30 दिन के बाद इशू किया तो ये वाला केस लगेगा। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम लिमिट क्या रहने वाली है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है सप्लाई ऑफ सर्विस के 3 महीने से ज़्यादा वाले, तो इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा किस दिन, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। आपने कोई ड्यू डेट बना रखी होगी पेमेंट के लिए, से हमारे पास वाईफाई का बिल आता है या फिर बिजली का बिल आता है, तो उसमें ड्यू डेट्स आती हैं, इस दिन आपको इतनी पेमेंट करनी है, तो उस ड्यू डेट से पहले आपको अपना इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट फिक्स नहीं करे हुआ आपने, अगर आपने ड्यू डेट फिक्स नहीं करे हुए तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट रिसीव करने से पहले आपको वो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट, आपने कोई इवेंट रखा हुआ था कि या फिर माइलस्टोन रखा हुआ था कि ये वाला हमारा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो उस टाइम उस इवेंट के कंप्लीट होने के पहले या फिर कंप्लीट होने पर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जनरली क्या रहता है, अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, या तो आप सर्विस कंप्लीट होने से पहले इनवॉइस इशू कर दो या फिर बाद में इशू कर दो। पहले तो कितना भी पहले इशू कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसमें भी पहली क्या रहने वाली है, आपको हमने वहाँ पे पढ़ा था गुड्स के केस में हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी, डेट ऑफ पेमेंट मेड, जिस दिन आपने पेमेंट कर दी, या फिर डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड हो गए थे आपको, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ पेमेंट गुड्स रिसीव नहीं है, क्योंकि सर्विसेज क्या होती है आपको रिसीव नहीं होती, इंटेंजिबल होती है, इसलिए हम सर्विसेज को रिसीव नहीं देख सकते, किस दिन रिसीव हुई है, तो यहाँ पे वो वाली डेट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बाकी दोनों डेट है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 31 दिन थे, यहाँ पे 61st डे लेना है आपको डेट ऑफ इनवॉइस से, विच एवर इज अर्लियर। तो ये सेम सेक्शन 3 की तरह ही है, बस इसमें एक कंडीशन नहीं है क्योंकि गुड्स हमें रिसीव नहीं होती। बाकी के सारे सेक्शन सेम सेक्शन 12 की तरह है। जैसे सेक्शन 12 में वाउचर्स और कूपन की बात हो रही थी कि
वाउचर्स और कूपन के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है? वाउचर्स का हमें पता है कि वो कौन सी सर्विस के अगेंस्ट में वो क्या कहते हैं रिडीम होंगे, तो हम उसकी डेट ऑफ इनवॉइस को क्या कर लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे। लेकिन हमें आइडेंटिफाइबल नहीं है कि वो कौन सी सर्विस के अगेंस्ट में रिडीम होंगे, तो जिस दिन हमने रिडम्पशन करवाया वही डेट उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और रेसिडुअल केसेस में हमने देखा था सबसेक्शन 5 के अंदर, वो यहाँ भी सेम है, ये सेम सेक्शन है, ठीक है, ये 3 सबसेक्शन सेम है जो हमने 12 में पढ़े थे ऊपर। 12 में हमने 5 में क्या पढ़ा था, रेसिडुअल केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई करने वाली है। अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट तो जिस भी दिन ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और उसके अलावा कोई केस है तो जिस भी दिन आपने टैक्स की पेमेंट करी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सबसेक्शन 6 वहाँ पर बोलता था अगर आपने कोई इंटरेस्ट या फिर डिले पेमेंट चार्जेस लिया अपने कस्टमर से तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, जिस दिन आपको वो इंटरेस्ट या फिर डिले पेमेंट चार्जेस मिल जाएंगे वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी। 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए प्रोविजंस। अब लास्ट इसका सेक्शन आता है 14, उसको पढ़ते हैं। बाकी ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, इसके आप क्वेश्चंस कर लेना, बाकी ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन 14 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई की उन केसेस में जहाँ पर टैक्स की रेट बदल जाती है डेट ऑफ इनवॉइस के बीच में, पेमेंट कब रिसीव हुई उस डेट या फिर गुड्स जिस दिन रिसीव हुआ, इन तीनों डेट्स के बीच में कहीं टैक्स की रेट चेंज हो जाती है, तो उस केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई हम कौन सी डेट को मानेंगे उसकी बात करता है। इसमें हमारे पास दो केसेस रहने वाले हैं। केस एक जिसमें ये 3 इवेंट क्या हो रही हैं बिफोर टैक्स की रेट चेंज होने से पहले, जिसमें गुड्स और सर्विस आपने सप्लाई कर दिए हैं, टैक्स की रेट चेंज हुई उस डेट से पहले। सपोज करो ये दिन है 5 मई, यहाँ पर टैक्स की रेट 12% है और यहाँ पर 18% हो गई, तो ये जो आपने गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर सप्लाई कर दी ना वो 5 मई से पहले कर दिए। पहला केस इसकी बात करता है। दूसरा केस क्या बात करता है कि आफ्टर चेंज इन टैक्स ऑफ रेट, ये जो डेट थी 5 मई के बाद आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए हैं, तो दूसरा केस उसकी बात करेगा। अब पहले केस में भी हमारे पास फर्दर 3 केसेस हैं। पहला हमने गुड्स और सर्विसेज क्या करी है तीनों केसेस में बिफोर टैक्स की रेट बदलने से पहले हमने तीनों केसेस में सप्लाई कर दिया। उसके बाद इनवॉइस पेमेंट की बात होगी। इनवॉइस और पेमेंट, इनवॉइस हमने इशू कर दिया वो भी बिफोर चेंज से हो गया, ठीक है, लेकिन जो पेमेंट आई वो हमारे पास टैक्स की रेट बदलने के बाद आई। या फिर दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि इनवॉइस हमारे पास पहले आ गया, इनवॉइस हमारे पास बाद में आया, पेमेंट हमारे पास पहले आ गई टैक्स की रेट बदलने से पहले, या फिर दोनों बाद में आए। ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इस केसेस में। तो इन दोनों में से तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है, टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी मेजॉरिटी, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा यस होगा, मतलब गुड्स और सर्विसेज भी पहले सप्लाई हो गई और इनवॉइस भी पहले सप्लाई हो गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई हम किसको मान लेंगे, इनवॉइस की डेट को। अगर गुड्स पहले सप्लाई हो गए और इनवॉइस बाद में आया लेकिन पेमेंट पहले आ गई, तो पेमेंट की डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि यस और यस जिसमें ज़्यादा होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। और मान लो दोनों ही बाद में आए, तो इन दोनों में से जो भी पहले आएगा ना, इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। और रेट लगेगा यहाँ पे ओल्ड यानी कि पुराना वाला रेट लगेगा। अब केस 2 की बात करते हैं। आपने गुड्स और सर्विसेज बाद में सप्लाई करें टैक्स की रेट चेंज होने के बाद। अब इनवॉइस लेकिन हमने क्या कर दिया था, पहले इशू कर दिया था और पेमेंट में पहले ही रिसीव हो गई थी, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और दूसरा केस इसमें हो सकता है कि आपके पास आपने गुड्स बाद में सप्लाई करे और इनवॉइस भी बाद में इशू किया, लेकिन जो आपको पेमेंट थी ना वो पहले मिल गई, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे भी मेजॉरिटी रूल लगेगा, यस जहाँ पर ज़्यादा होंगे वो वाला टाइम, यानी कि ये तो फिक्स है, ये और ये तो फिक्स है। इन दोनों में से जिसमें भी यस आएगा उसको डेट ऑफ इनवॉइस वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और दोनों में नो है तो उन दोनों में से जो पहले आएगी डेट उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब तीसरा केस बोलता है कि हमने गुड्स पहले रिसीव कर लिए, इनवॉइस भी हमारे पास, इनवॉइस नहीं आया हमारे पास लेकिन हमने पेमेंट पहले कर दी, तो डेट ऑफ पेमेंट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और टैक्स की रेट क्या होगी, जो नई टैक्स की रेट लगेगी वो टैक्स की रेट लगेगी इस पर, ठीक है। टैक्स की रेट कैसे डिसाइड करेंगे हम, रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिपेंडेंट अपॉन टाइम ऑफ सप्लाई। टैक्स की रेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करेगी। इफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आती है, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की जो डेट है वो टैक्स की रेट चेंज होने से पहले आ जाती है तो ओल्ड रेट लगा दो, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई आफ्टर आती है, फिर टैक्स की रेट चेंज होने के बाद वाली डेट पे आती है, तो आपको न्यू रेट लगाना पड़ेगा टैक्स का। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 मई को टैक्स की रेट चेंज हुई है, 12% थी इससे पहले 18% होगी। अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपकी इस डेट से पहले आ रही है तो ओल्ड रेट लग जाएगी, अगर टाइम ऑफ सप्लाई इस डेट के बाद आ रही है तो न्यू रेट लगेगी। और ऊपर जो हमने पढ़ा है डेट
डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट हम क्या मानेंगे यहाँ पर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होगा, जिस दिन आपने बुक्स में अपनी पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया या फिर जिस दिन एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट आ गया, इन दोनों से जो भी डेट आएगी उसको हम डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। लेकिन बट क्रेडिट इन बैंक इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज, जो आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है वो 4 दिन बाद क्रेडिट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स रेट, देन डेट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर जो जिस दिन टैक्स की रेट चेंज हुई उसके 4 वर्किंग डे के बाद भी आपके बैंक में पैसा क्रेडिट नहीं हो पाता है, तो जिस दिन आपके बैंक में पैसा एक्चुअली क्रेडिट होगा उस डेट को हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। ऐसा क्यों आया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन भी आया एमटीपी में इस बार की। ये इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे ही क्वेश्चन बन सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो इस बार के एमटीपी में पूछा गया है, मई 2023 के एमटीपी में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। तो इसका ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पहले पास करके टाइम ऑफ सप्लाई को शिफ्ट कर देंगे, इस पर गवर्नमेंट कहती है कि 4 वर्किंग डेज में भी आपका चेक क्लियर नहीं हुआ तो मतलब आप ज़बरदस्ती टाइम ऑफ सप्लाई को पहले शिफ्ट लाना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है पहले जो रेट थी वो कम थी और आगे जो रेट है वो बढ़ गई है, तो इस वजह से आप चाहोगे कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई पहले आ जाए ताकि कम टैक्स पे करना पड़े। तो ऐसी प्लानिंग को रोकने के लिए ये प्रोवाइजो डाला गया सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 14 का अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगा आपको जो इस बार की एमटीपी में आया, उससे पहले एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 14 क्या बात करता था, टाइम ऑफ सप्लाई अगर टैक्स की रेट चेंज हो जाती है डिफरेंट डेट के बीच में, कौन कौन सी, जिस दिन आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए या फिर आपने इनवॉइस इशू किया या पेमेंट रिसीव करी, इन तीनों डेट के बीच में अगर कहीं पर टैक्स की रेट चेंज कर देती है गवर्नमेंट, तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई आप किस डेट को लोगे, क्योंकि जिस दिन आप टाइम ऑफ सप्लाई लोगे उसी दिन की टैक्स की रेट को लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमने पहला केस देखा, अगर टैक्स आपने गुड्स और सर्विस जो सप्लाई किए वो टैक्स की रेट चेंज होने से पहले सप्लाई किए, तो उसमें हमने फर्दर 3 केसेस देखे, ये फिक्स रहेगा ये वाला गुड्स और सर्विस वाला, उसके बाद ये 2 बदलते रहेंगे। ठीक है, इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया, तो जो 2 चीज़ें पहले इशू कर दी तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, इन दोनों में से जो भी मेजोरिटी आएगा यस वाला वो आएगा यहाँ पर। तो डेट ऑफ इनवॉइस है, यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, और डेट ऑफ इनवॉइस आपकी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड केस हमने देखा कि वो गुड्स और सर्विस पहले सप्लाई कर दिया लेकिन इनवॉइस हमने बाद में इशू किया, लेकिन पेमेंट पहले आ गई, तो डेट ऑफ पेमेंट को हमने टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया। अब हमने तीसरा केस में देखा कि हमने गुड्स और सर्विस तो पहले सप्लाई कर दिया, इनवॉइस भी नहीं इशू किया पहले और पेमेंट भी हमने पहले रिसीव नहीं करी, मतलब ये दोनों चीज़ें हमने टैक्स की रेट चेंज होने के बाद हुई, तो इन दोनों से जो भी पहले डेट होगी ना वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी और टैक्स की रेट लगेगी आपकी पुरानी वाली। सेकंड केस हमने देखा कि गुड्स और सर्विस आपने सप्लाई किए हैं ना, वो डेट टैक्स की रेट चेंज होने की जो डेट थी ना उसके बाद सप्लाई किए आपने, लेकिन इनवॉइस पहले केस में देखा आपने इनवॉइस भी बाद में, इनवॉइस पहले इशू कर दिया, पेमेंट भी पहले रिसीव कर ली, तो इन दोनों से जो पहले डेट आएगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और सेकंड केस हमने देखा इसमें इनवॉइस तो आपने बाद में ही इशू किया उसका, लेकिन पेमेंट आपको पहले ही रिसीव हो गई थी, तो डेट ऑफ इनवॉइस को हम क्या मान लेंगे, टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तीसरा केस हमने देखा कि आपने इनवॉइस पहले इशू कर दिया, पेमेंट आपके पास बाद में आई, तो डेट ऑफ पेमेंट को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और टैक्स की रेट जो लगेगी वो न्यू लगेगी, वो डिपेंड करेगी अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की जो डेट है वो टैक्स की रेट चेंज होने से पहले वाली डेट में आती है तो ओल्ड रेट लग जाएगी, और टैक्स की जिस दिन टैक्स की रेट बदली उसके बाद आती है टाइम ऑफ सप्लाई तो न्यू रेट लग जाएगी। और डेट ऑफ पेमेंट आपको क्या लेनी है, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई वो वाली डेट को कौन सी डेट माना जाएगा, वो डेट मानी जाएगी इन दोनों में से जो भी पहले आती है, या तो जिस दिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मार दी पेमेंट रिसीव की, या फिर आपके बैंक में पैसा आ गया, इन दोनों में से जो भी डेट पहले है वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट मान ली जाएगी। लेकिन एक इसका प्रोवाइजो है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में जिस दिन आपके टैक्स की रेट बदली है, चेंज करिए गवर्नमेंट ने, उसके 4 वर्किंग डेज के बाद भी पैसा क्रेडिट नहीं हो पाता, 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा क्रेडिट होता है मतलब, तो जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी ना वो जिस दिन बैंक में पैसा एक्चुअली क्रेडिट हुआ है वही डेट आपकी पेमेंट की मान ली जाएगी, ताकि आप टैक्स की रेट को शिफ्ट करके टैक्स की चोरी ना करें। अब इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं इस बार की एमटीपी में जो पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए आपसे। तो चलो क्वेश्चन बैंक मैंने खोल लिया, अब इस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा,
ये क्वेश्चन इस बार की MTP में पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बेसिस ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको डिटरमाइन करनी है टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे, सबसे पहले आपकी जो सर्विस सप्लाई करने की डेट है ना वो 5 जून दी गई है। कंप्लीशन की डेट, सर्विस कंप्लीट हो गई 10 अक्टूबर को, इनवॉइस रेस हुआ 20 अक्टूबर को, पेमेंट आपको रिसीव हुई और आपके बैंक में एंटर्ड होगी 15। सबसे पहले आप देखो टैक्स की रेट कब चेंज हुई है, 12 से 18% हो गई है टैक्स की रेट 16 अक्टूबर से। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर ये रहा, यहाँ पे 12% थी और यहाँ पे 18% थी। अब आपको देखना है इनमें से कितने इवेंट गुड्स और सर्विसेज आपने कब सप्लाई कर दिया, यानी कि 10 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से पहले है तो ये बिफोर हो गया। इनवॉइस आपने कब इशू कर दिया, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर मतलब 16 अक्टूबर के बाद, टैक्स की रेट चेंज होने के बाद, तो ये आफ्टर हो गया। उसके बाद पेमेंट की डेट हम कौन सी मानेंगे, जिस दिन ये बैंक में क्रेडिट हो गया या फिर चेक रिसीव हो गया, इन दोनों में से जो भी पहले वाली डेट होगी ना उसको हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे, यानी कि 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर से पहले, तो ये भी बिफोर हो गया। और टैक्स की रेट यहाँ पर, अब यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, 15 अक्टूबर, क्योंकि गुड्स की सर्विस इन दोनों में से मेजोरिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 15 अक्टूबर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी और टैक्स की रेट रहेगी यहाँ पर ओल्ड वाली, क्योंकि 12% टैक्स लगेगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि बिफोर चेंज ऑफ टैक्स रेट है। और इसमें बोला गया एज्यूम ऑल डेज कवर्ड इन अबव केस आर वर्किंग डेज, सभी दिन को आपको वर्किंग डेज मानना है। लेकिन अब हम इसमें वो वाली कंडीशन देख लेते हैं, क्या पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 वर्किंग डेज के अंदर आ गया है, जहाँ पर टैक्स की रेट चेंज हुई है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर से 4 वर्किंग डेज कब तक आते हैं, 20 अक्टूबर तक। क्या आपके बैंक अकाउंट में 20 अक्टूबर से पहले पैसा आ गया, यस। 18 अक्टूबर को आ गया है तो नॉर्मल रूल लगेगा कि इन दोनों में से जो भी पहले डेट आएगी। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में पैसा आपके अकाउंट में 20 अक्टूबर से के बाद आता है, यानी कि 21 अक्टूबर को आता, तो हमें ये डेट लेनी पड़ती 21 अक्टूबर, और ये भी आफ्टर हो जाती। फिर क्या होता कि ये दोनों आफ्टर हो जाते और इन दोनों में से जो पहली डेट आती ना वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आती है, यानी कि 20 अक्टूबर आपकी उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई आती, और जो टैक्स की रेट होती वो भी नई वाली लगती है 18%। अब इसका आंसर देखते हैं। Explanation to the section 14 of CGST Act lays down that the date of receipt of payment is the date on which payment is entered in books of account or date on which payment is credited to bank account। जिस दिन आपने अपने बुक्स में एंट्री कर ली या फिर जिस दिन आपके बैंक में पैसा आ गया, whichever is earlier को हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। लेकिन however the date of receipt of payment is date of credit in bank of account if such credit in the account is after 4 working days from the। तो ये बोल रहा है कि जिस दिन आपके बैंक में पैसा एक्चुअली क्रेडिट हुआ उस वाली डेट को हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे, अगर आपके बैंक में जो पैसा आ रहा है वो 4 दिन बाद आ रहा है, 4 वर्किंग डेज बाद आ रहा है, जहाँ से टैक्स की रेट चेंज हुई है। तो इन दिस केस, इन द गिवन केस, पेमेंट हैज़ बीन क्रेडिट इन बैंक अकाउंट विद इन 4 वर्किंग डेज। 4 दिन के अंदर पैसा आ गया है, 16 तारीख को डेट टैक्स की रेट चेंज हुई है और 18 तारीख को पैसा आ गया, यानी कि 2 दिन के अंदर ही पैसा आ गया, तो ये वाला केस नहीं लगेगा, ठीक है। Therefore, the date of receipt of payment is 15 October. 15 of October being entry in the books of account of the supplier, which is earlier than the date on which payment is received on October in the bank. ठीक है। As per the section 14A(3) of CGST Act, in case of change in tax of rate, if there is a service, if the service has been supplied before change in rate of tax and invoice issued after change in tax of rate, but payment is received before such change in rate of tax, the time of supply is the date on which receipt of payment. Therefore, applying the provision of section 14A(3) to the given case, time of supply will be 15 अक्टूबर। हमने भी यहाँ पे 15 अक्टूबर निकाला था टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, और इसका अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसका भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चन आपको कराऊँगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।